सात आई जो टॉपिक क्लास हैं, जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का मिड टर्म का एग्ज़ाम है साइंस का। हाँ, आपने सुना, विज्ञान का, साइंस का, 10वीं क्लास का। तो आपका जो पेपर होने वाला है मिड टर्म का 7 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में पूरा पेपर सोल्व करवाया जाएगा, हर एक चीज़। तो वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। आपको ऐसी वीडियो मिलेगी तो बेल आइकन प्रेस करना ऑल पर सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे क्लास 10th का है साइंस का पेपर, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का आपको दिया जाएगा, 80 नंबर का है, ठीक है। उसमें सामान्य निर्देश है जो आपको पढ़ने जरूरी है, इससे आपको पता चलता है कितने नंबर के क्या है। अब ये पढ़ते हैं सामान्य निर्देश, तो ध्यान से देखो आप। जरूरी है आपको पता है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा क्लास 10th का साइंस का, उसमें आपके 5 खंड होंगे, ए बी सी डी और ई। ये 5 खंड होंगे और इन पाँचों के टोटल मिला के 39 क्वेश्चन दिए होंगे पूरे पेपर में। और इन पेपरों में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको विकल्प प्रदान किए होंगे, यानी अथवा में ऑप्शन दिए होंगे। आपको दोनों में जो आसान लगे आपको वो करना है। इसमें आपके खंड ए है जो आपका ए, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे वास्तविक प्रकार के प्रश्न। वास्तविक प्रकार यानी एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। खंड ए में ये होंगे सारे 20 मार्क्स के, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद खंड बी में आपके 6 अति लघु प्रश्न होंगे, यानी 6 क्वेश्चन होंगे आपके खंड बी में, जो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 12 मार्क्स का आपका रहने वाला है खंड बी। ये आपके 2-2 मार्क्स के, तो आप इसमें 3 से 4 पॉइंट ही लिखना, उससे ज़्यादा मत लिखना। इसमें आपकी शब्द लिमिट दी हुई है, 30 से 50 शब्दों में ही आप इसके आंसर दे सकते हैं, उससे फालतू में आपको आंसर नहीं देना। इसके बाद होगा खंड सी, ये होगा 7 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न, यानी 7 प्रश्न होंगे आपके खंड सी में, जो आपके 3 मार्क्स के होंगे, यानी 21 नंबर का खंड सी रहने वाला है, 21 नंबर का। और जो खंड सी है उसमें सारे 3-3 मार्क्स होंगे, जो इसकी लिमिट है कितने शब्दों में आप लिख सकते हैं आंसर खंड सी का। इसमें आप 50 से 80 शब्द में ही आपको इसका आंसर पूरा करना है, इससे अधिक आप नहीं लिख सकते। उसके बाद खंड डी में आपके 5 अंक के 3 दीर्घ उत्तराणी प्रश्न होंगे, यानी 5 अंक के आपके 3 प्रश्न होंगे खंड डी में। जब खंड डी रहने वाला है उसमें आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। जो खंड डी है आपका वह रहने वाला आपका 15 मार्क्स का। और इसमें जो आपके शब्द है वह 80 से 120 शब्दों के बीच में होना चाहिए, यानी आपका 5 मार्क्स है, तो आप इसमें पॉइंट में लिखना, 10 पॉइंट या 12 पॉइंट बना के लिखना। उसके बाद होगा अगला आपका खंड ई, इसमें आपके उपभागों के साथ 4 अंकों के मूल्यांकन के 3 स्रोत तथा 1% दिए हुए हैं, यानी आपके केस बेस्ड की हुई, यानी आपको पैरा दिया होगा, नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा पैरे में से ढूंढ के। ये होंगे आपके 4 मार्क्स के, यानी आपके 12 नंबर का रहने वाला आखिरी का। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो आपके आने वाले, इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस प्रकार का बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। आपको पता है आपके जो खंड ए रहने वाला है उसमें आपके 1 से 20 दिए गए 4 विकल्पों में से एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और लिखिए, यानी आपको 1 से 20 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, 1 से 20 क्वेश्चन आंसर, सभी के 1 मार्क्स के होंगे, सभी आपको इस प्रकार से विकल्प दिए होंगे और आपको बताना है कि उसमें सही आंसर कौन सा है। ये पहला है, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के प्रयोग का परिणाम नहीं था, यानी जो मेंडल ने प्रयोग किया था उसमें कौन सा परिणाम नहीं था, जो ये नीचे दिए हुए हैं। ये इसमें से ए, कारक गुण सूत्रों में निवास रहते हैं, कारकों का पृथक्करण, प्रमुख लक्षण, स्वतंत्र वर्गीकरण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडल के प्रयोग के परिणाम नहीं है, वह होगा कारण गुणसूत्रों में निवास रहते हैं। ये क्यों होगा इसकी व्याख्या बताई हुई है, क्योंकि जो ग्रेंगर मेंडल था उसने मटर के पौधे पर अपना काम किया और वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। यानी जो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना आविष्कार खोज की थी, यानी मटर के पौधे पर अपना कार्य किया और वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। जो इसने खोज की उसमें यह निष्कर्ष निकला कि जो जीन जोड़ते हैं यह माता पिता से आते हैं। मेंडल ने माता पिता के जीनों के अलगाव और वंश में उनकी उपस्थिति को प्रमुख
अप्रभावी लक्षणों के रूप में टैग दिया। यही बताया हुआ है कि जो मेंडल है उसने मटर के पौधे में अपनी खोज की, उसमें निष्कर्ष निकला कि जो जीन होते हैं वे माता पिता से आते हैं, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, चाहे आपका 2 नंबर का हो या 1 नंबर का हो, ये क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें कहा है दिए गए सेट में नम लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन का कारण क्या है। यानी जो नम लिटमस पेपर है उसमें रंग में परिवर्तन का कारण क्या है। इसमें हम H2SO4 डाला हुआ है, इसमें रंग के परिवर्तन का कारण पूछा हुआ है क्या है। अम्ल की उपस्थिति, आधार की उपस्थिति, विलियम में HAQ की उपस्थिति या लिटमस की उपस्थिति जो एक संकेत के रूप में कार्य करता है। तो नीचे आपको इस प्रकार से दिए होंगे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थर्ड सेकंड या सी केवल थर्ड या डी केवल फोर्थ। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा केवल थर्ड, विलियम में HAQ की उपस्थिति, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको लिख के आना। उसके बाद ये रंधक का इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका 5 नंबर का जो आएगा क्वेश्चन आंसर और 3 नंबर के, उसमें ये क्वेश्चन आंसर आपका आ सकता है ऑप्शन में। तो आप ये जो करके आना, इसमें आपको इस प्रकार से कह देंगे कि रंधक का चित्र बनाए, तो आपको इस प्रकार से रंधक तंत्र का चित्र बनाना है और आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन इसमें कहा है तंत्र में निम्नलिखित आरेख में किन भागों को गलत तरीके से लेबल किया गया है। यानी जो रंधक है इसमें जो भाग दिखाए हुए हैं निशान, तो ये कौन सा भाग है जो गलत दिखाया हुआ है, ये बताना है। तो इसमें आपको पहला जो आपका भाग दिखाया हुआ है वह गार्ड कोर, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा स्टोमेटा की कोशिकाएं भित्ति जो यहाँ पे केंद्र में है, उसके बाद है स्टोमेटा जिस प्रकार से बने हुए हैं इसमें, और फिफ्थ है एपिडर्मल सेल। तो बताने कौन सा गलत है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे, ए सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और फिफ्थ, सी फर्स्ट और फोर्थ या डी फोर्थ और फिफ्थ। तो जिसका गलत आंसर होगा यानी जो करेक्ट आंसर होगा इसका वह होगा ए, जो ये आपका सेकंड और थर्ड है ये गलत दिखाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा है। और जो इसका करेक्ट होगा वो आपको नीचे दिखाए इस प्रकार से होगा। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वह ये होगा सर्कल वाला, और उसके बाद रंधक बीच वाला होता है आपका, उसके बाद नाभिकीय ये होती है आपकी इस प्रकार की, और जो बीच में ये होता है आपका गार्ड सेल। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपका पेपर में बनाने के लिए जरूर रहेगा, आपसे पूछा जाएगा इसके कार्य क्या होते हैं तो आप लिख देंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा गीजर के लिए फ्यूज तार की कितनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो गीजर के लिए जो फ्यूज तार होता है वो कितनी क्षमता वाला होना चाहिए। ऑप्शन ए 10A, बी 15A, सी 20A या डी 5A। तो जो गीजर के तार होते हैं उसमें फ्यूज तार के लिए हमेशा 15A का प्रयोग होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो 15A फ्यूज वाले पावर सर्किट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, गीजर, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अधिक करंट लेता है। इसका ये करेक्ट आंसर होगा कि जो 15A है वो इसलिए प्रयुक्त है क्योंकि जो फ्यूज चलाने के लिए अधिक करंट लेगा, इसलिए 15A इसका एक करेक्ट आंसर होगा। वैसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 में भी आ सकते हैं, 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि गीजर के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की कितनी क्षमता का हमें प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार से। तो आप ये नीचे आंसर लिखा है ये लिख देंगे कि जो 15A है वे फ्यूज वाले पावर सर्किट में और जो गीजर होता है इन सब में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा जो अधिक करंट है वो लेता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है जिसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी चांदी जैसी सफेद धातु नहीं है। जो ये दिए हुए कौन सी चांदी जैसी सफेद धातु नहीं है, Al एल्यूमिनियम, Pb, Sn या Ag। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Pb। ये Pb नहीं है जो चांदी जैसा सफेद धातु है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो ताजी कटी हुई ठोस शीशा का रंग नीला सफेद होता है। यानी जो Pb होती है उसका जो काटते हैं तो उसका रंग है वह नीला सफेद होता है जब ताजा होता है, तो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ही दूसरे रंग का हो जाता है। यानी जो Pb है ये
जब इसकी ताज़ी कटाई होती है पीबी की, तो इसका जो रंग होता है वह नीला सफ़ेद होता है और हवा के संपर्क में आने के बाद यह दूसरे रंग का हो जाता है। तो ये एक पीबी है जो सफ़ेद धातु नहीं होती। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद छठा आपका दिया होगा, हरे रंग के फेरस सल्फेट के घोल वाली प्रणाली में तांबे का सिक्का रखने पर यह देखा जाए कि फेरस सल्फेट का घोल कैसा होगा। यानी हमने हरे रंग के फेरस सल्फेट के घोल वाली प्रणाली, यानी हम एक प्रणाली में हरे रंग की फेरस सल्फेट है उसका घोल बना के डाल दिया प्रणाली में। उसके बाद उसमें हमने तांबे का सिक्का डाला ऊपर से। उसके बाद यह देखा कि यह फेरस सल्फेट का घोल कैसा होगा। जो घोल है वह नीला हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। ए नीला हो जाता है और तांबे के सिक्के पर एक ग्रे पदार्थ जमा हो जाता है, या बी रंगीन हो जाता है और तांबे के सिक्के पर एक ग्रे पदार्थ जमा हो जाता है, या ऑप्शन सी रंगीन हो जाता है और तांबे के सिक्के पर लाल भूरे रंग का पदार्थ है जमा हो जाता है, या फिर डी तांबे के सिक्के में कोई बदलाव नहीं होने के साथ हरा रहता है। यानी जो फेरस सल्फेट की प्रणाली है, जब उसमें तांबे का सिक्का डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो तांबे का सिक्का है वह हरा रहता है, हरा का हरा ही रहेगा। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सातवां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका आ सकता है पेपर में कि अमीबा का चित्र बनाए, तो इस प्रकार से आप अमीबा का चित्र बना देंगे। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर भी दिए होंगे इसमें कि अमीबा में द्विखंडन की 4 अवस्था है। यह द्विखंडन की 4 अवस्था दी हुई है। इसमें चरण में परमाणु विखंडन और साइटोकाइनेसिस देखा गया। वह चरण कौन सा है जिसमें साइटोकाइनेसिस देखा गया? ऑप्शन ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फोर्थ। कौन सा है? तो वह होगा सेकंड, क्योंकि इस अवस्था में नाभिकीय विखंडन और साइटोप्लाज्मिक देखा जा सकता है, क्योंकि 2 भागों में बट रहे हैं। तो ये अमीबा का चित्र इस प्रकार से बनाना आएगा, तो आप ये कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया वीडियो को, तो जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके, अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। और 8वां क्वेश्चन होगा, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया है। यानी जो ठोस सोडियम कार्बोनेट है उन्हें हमने पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया। यानी जो ठोस सोडियम है हमने उसे एक पट्टी पर रख दिया जो पीएच पेपर की है। वो पट्टी का रंग हमें देखना है कैसा हो जाएगा। यानी 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने एक पट्टी ली पीएच पेपर की, उसमें हमने ठोस सोडियम रखा, तो उसके बाद जो पट्टी का रंग है वो कैसा होगा? नीला हो जाएगा, ऑप्शन बी हल्का गुलाबी हो जाएगा, या ऑप्शन डी नहीं बदलेगा, या ऑप्शन जो आखिरी का डी हरा और अचानक पीला हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह सी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो ठोस है NaHCO3 जो सोडियम है, या ठोस सोडियम कार्बोनेट, ये तो जी NaHCO3 ये पीएच पेपर को नहीं बदलता, यह केवल जलीय घोल में बदलता है। ये जब हम इसे जलीय घोल में डालेंगे तभी यह बदलेगा, वरना ये ठोस का ठोस ही रहेगा और इसका पीएच पेपर की पट्टी पर कुछ असर नहीं होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका दिया होगा इस प्रकार से पूछा होगा, वनस्पति प्रसार से तात्पर्य किए नए पौधे के निर्माण से है। यानी जो वनस्पति है प्रसार, उसका तात्पर्य किस नए पौधे के निर्माण से है? तना, जड़ और फूल, या ऑप्शन बी तना, फूल और फल, या ऑप्शन सी तना, जड़ और पत्ती, या ऑप्शन डी तना, पत्ती और फूल। इसमें पूछा हुआ जो वनस्पति प्रसार है, ये वनस्पति प्रसार इसका तात्पर्य किस नए पौधे से है? तो जो इसका तात्पर्य है वह ऑप्शन सी तना, जड़ और पत्ती से है। से क्यों है? क्योंकि जो कायिकीय प्रवर्धन है वह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। यानी जो कार्य प्रवर्धन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। इसके बिना किसी प्रजनन अंग की सहायता के पौधे के भाग जैसा तना, जड़ और पत्ती से नए पौधे की उत्पन्न होता है। यानी इसमें बताया हुआ जो कायिकीय प्रवर्धन है वो एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। इसके बिना किसी प्रजनन अंग की सहायता के पौधे के जो भाग है वह तना, जड़ है और पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका सी।
उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से आएगा 10वां क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार का बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर ले और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और 10वीं में कहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध अनुवांशिक और भिन्नता से होता है क्या कहलाती है। 10वें क्वेश्चन में कहा है जो जीव विज्ञान की वह शाखा बतानी है हमें, जीव विज्ञान की जिसका संबंध अनुवांशिक और भिन्नता से होता है वह कौन सी होती है। लिविंगोलॉजी या ऑप्शन बी अनुवांशिकी या ऑप्शन सी विकास या ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध अनुवांशिक और भिन्नता से होता है वह होती है अनुवांशिकी। कि अनुवांशिकता लिखा तो अनुवांशिकी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो अनुवांशिकी है वह जीवित जीवों में जीन अनुवांशिक भिन्नता अनुवांशिकता का अध्ययन है। अनुवांशिक जीव है जो अनुवांशिक जीवित जीवों में जीन की सहायता का अध्ययन है। यह आमतौर पर जीव विज्ञान का एक क्षेत्र माना जाता है। जो अनुवांशिक है उसे हम एक प्रकार का जीव विज्ञान का क्षेत्र मानते हैं और यह जीव में जीन अनुवांशिक का अध्ययन करवाता है हमें। लेकिन कई अन्य जीव विज्ञान के साथ अक्सर प्रतिच्छेद करता है और सूचना प्रणाली के अध्ययन से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा। पूछ सकते हैं आपसे, जो ये नहीं आपको 1 नंबर के पूछा जाए, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा पता है जिसका संबंध अनुवांशिक और भिन्नता से होता है और व्याख्या करें। तो आप उसमें आप इसी प्रकार से ये पूरा लिख देंगे A to Z। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका होगा इस प्रकार से। इसमें कहा है जल सल्फ्यूरिक अम्ल जो कास्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तन क्रमश इतना है 1.33, 1.43, 1.53 या 1.63। यानी जो जल सल्फ्यूरिक अम्ल है, जल है एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और कास्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनात्मक जो क्रमश है वह इतने हैं। तो प्रकाश सबसे धीमी गति से यात्रा करता है। नहीं, हमें ये बताना है कि किस में प्रकाश सबसे धीमी गति में यात्रा करेगा। तो 11वीं क्वेश्चन हमें ये बताना है कि जो प्रकाश है वह किस में सबसे धीमी गति से यात्रा करेगा। जल में करेगा, ये ऑप्शन ए है, सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा, बी पानी में करेगा, कांच में करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में करेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में करेगा सबसे धीमी गति में यात्रा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 12वीं क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग भोजन लपेटने के लिए क्यों किया जाता है। जब हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं रोटी लपेटने में, भोजन को लपेटने में, वह क्यों किया जाता है? क्योंकि यह नमनीय है, ऑप्शन बी यह सोनेरस है, या ऑप्शन सी है निंदीय है, या ऑप्शन डी है उष्मा का अच्छा संवाहक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग क्यों करते हैं खाना लपेटने में, क्योंकि यह निंदीय होता है, निंदीय है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग भोजन लपेटने के लिए क्यों किया जाता है। तो आप लिख देंगे यह निंदीय होता है इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग भोजन लपेटने में करते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका ये होगा, इसमें पूछा जाएगा एक गमले में लगे पौधे में स्टार्च रहित पत्ती पर कागज की एक काली पट्टी को काटकर पत्ती के एक भाग को ढक दिया गया। यानी हमने एक गमले के पौधे में स्टार्च रहित पत्ती पर कागज की एक काली पट्टी को टेक दिया और ढक दिया। तो इसके बाद पौधे को 4 घंटे तक धूप में रखा गया। उसको हम धूप में रख दिया तो कागज की जो पट्टी है, पट्टी को हटाते हैं जब हम धूप में रखने के बाद 4 घंटे बाद, तो जो स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण किया गया जब आयोडीन घोल डाला गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने एक पौधा लिया, उसके हमने स्टार्च है उसके ऊपर हमने काले रंग की पट्टी टेक दी। पहले हमने पौधा लिया, उसके काले रंग की पट्टी टेक दी, उसके बाद हमने उसे 4 घंटे के लिए धूप में रख दिया। उसके बाद जब हमने उसे हटाया और पत्ती का परीक्षण किया तो उसके बाद हमने उसमें आयोडीन घोल डाला। तो फिर इसमें रंग बताने कैसा होगा पत्ती का। तो ए पूरा पत्ता है नीला काला हो गया, ऑप्शन बी जो पत्ती का खुला भाग है वह नीला
और काला हो गया। ऑप्शन डी, आयोडीन के घोल का रंग बना रहा है अपरिवर्तित। ऑप्शन डी, पत्ती का ढका हुआ भाग नीला और काला हो गया। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ये ऑप्शन बी है, क्योंकि पत्ती का जो खुला भाग है वह नीला हो गया और काला हो गया था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन जो आपका होगा 14वां, उसमें क्या है, बाइनरी विखंडन में, जो बाइनरी विखंडन में मूल कोशिका प्रक्रिया द्वारा क्या विभाजित होता है। जब आपका बाइनरी विखंडन है उसमें मूल कोशिका प्रक्रिया द्वारा क्या विभाजित होता है, ये पूछा गया है। केंद्र पहले विभाजित होता है, फिर साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटो, ऑप्शन बी में क्या है, पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस विभाजन नहीं होता। यह ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म पहले केंद्र को विभाजित करता है। यह ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक ही समय में विभाजित होते हैं। तो सवाल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बाइनरी विखंडन है उसमें मूलभूत जो कोशिका है प्रक्रिया में सबसे पहले क्या विभाजित होता है, ये पूछा गया है। और ये ऑप्शन पर दिए गए हैं, इसमें बताना है क्या विभाजित होता है। तो जो इसमें विभाजित होता है बाइनरी विखंडन में सबसे पहले, वह केंद्र पहले विभाजित होता है, फिर साइटोप्लाज्म, यही विभाजित होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो अमीबा है, क्योंकि जो अमीबा है, अमीबा में द्विखंडन में अमीबा केंद्र पहले विभाजित होकर दो संततीय नाभिकीय बन जाता है। जब आपको डायग्राम दिखाया था उसमें इस प्रकार का नाभिकीय था, वह विभाजित हो गया था दो भागों में इस प्रकार से। तो यही बताया हुआ है कि जो अमीबा है उसमें द्विखंडन में अमीबा केंद्र पहले विभाजित होकर दो संततीय नाभिकीय बन जाता है, जो कि कायोकार्बोनेस की प्रक्रिया द्वारा होता है। वह दो भागों में क्यों बढ़ता है, प्रक्रिया भी बताई हुई है। काइनेसिस की प्रक्रिया के ही द्वारा वह अमीबा दो भागों में बट जाता है, और केंद्र के दो भागों में विभाजित होने के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। यानी जब वह दो भागों में बढ़ जाएगा अमीबा विखंडन के कारण, तो उसके बाद वह साइटोप्लाज्म की प्रक्रिया करता है अपनी साइटोकाइनेसिस की, जिससे मात्र कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म की दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और दो संतति अमीबा कोशिका निर्माण होता है, जिससे केंद्र होता है और इसके स्वयं को कोशिकांग होते हैं। तो यही इसमें लिखना है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है जूनियम से, क्यों नहीं, आपकी वैसे पूछा जा सकता है 2 से 3 क्वेश्चन के में। यह बाइनसिक विखंडन है, जो आपका बाइनरी विखंडन, उसमें मूलभूत कोशिका प्रक्रिया द्वारा सबसे पहले क्या विभाजित होता है, इसको बताइए, वर्णन करें। तो आपको उसमें सिर्फ यही लिखना है, सेम टू सेम ये लिख देंगे, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये आपको लिखेंगे क्या, कि जो अमीबा है उसमें द्विखंडन में अमीबा वह दो भागों में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, काइनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, और जब ये बढ़ जाता है उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये इसको लिखना है आपको। 15वां क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहने वाला है। उसमें आपको पूछा जाएगा, अनीता ने पीएच पेपर पर पतला एसिडिक एसिड और पतला हाइड्रोक्सिक एसिड की एक एक बूंद डाली और रंग की तुलना की, निम्न में से कौन सा सही निष्कर्ष है। अनीता ने पीएच पेपर लिया, उसमें एक में तो उसने पतला एसिडिक एसिड डाला, जो पेपर का पतला भाग उस पे एसिडिक एसिड डाला, और दूसरे पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो उस बूंद है उसमें देखा कि किस रंग में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला है। ए, एसिडिक एसिड का जो पीएच है वो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड से अधिक है। ये जो एसिडिक एसिड का पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अधिक है। ये ऑप्शन ए में कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा गया एसिडिक अम्ल का पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में कहा है एसिडिक अम्ल है जलीय विलयन में पूर्णांत वियोजित हो जाता है। ये ऑप्शन डी में कहा एसिडिक एसिड एक मजबूत एसिड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। जो एसिडिक एसिड का पीएच होता है वो हाइड्रोजन एसिड से अधिक होता है। तो यही सही निष्कर्ष होगा कि जो पीएच पेपर में हम डालेंगे दो बूंद, एक एसिडिक एसिड की और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो जो सही निष्कर्ष निकलेगा वो यही होगा कि एसिडिक एसिड का जो पीएच होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अधिक होता है। तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहने वाला है, निम्न में से कौन सा पैटर्न एक लंबे समय के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। करंट ले जाने वाला सीधा तार।
तो 16 में कहा है कि ऐसा पैटर्न बताने हमें पैटर्न कि जो एक लंबे समय के आसपास है वह चुंबक क्षेत्र का सही वर्णन करता है और जो करंट को है वो ले जाने वाला सीधा तार है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए तार के लंबवत सीधी रेखा, तार के समांतर सीधी रेखा, या ऑप्शन सी तार के निकलने वाली रेडियल लाइन में, ऑप्शन डी तार के चारों ओर केंद्रित संकेंद्रिक वृत्त। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा डी कि तार के चारों ओर केंद्रित संकेंद्रिक वृत्त। यानी जो सही पैटर्न है एक लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है और करंट को ले जाने वाला सीधा तार है वह होगा तार के चारों केंद्रिक संकेंद्रिक वृत्त। तो यही आप लिख के आएंगे ऑप्शन डी। उसके बाद 70वें से 20वां जो आपके प्रश्न है 70वें से 20वां आखिरी के 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन वह आपके रहने वाला भी कथन वाले। इसमें आपको इस प्रकार से दिया होगा, इसमें आपको 2 कथन दिए होंगे, एक अभी कथन ए दिया होगा और उसका जो कारण है वह आर दिया होगा। नीचे में से आपको इस प्रकार से ये सारे विकल्प दिए होंगे और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सच्चा लेकिन आर झूठा, या डी ए झूठा लेकिन आर सच है। आपको इस प्रकार से दिए होंगे, आपको बताना है। आपके ये हो सकता है इसी के नीचे दिया हो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे दिया हो या फिर ऐसे दिया हो, वो पेपर पे डिपेंड है। इसमें कहा गया है 70वें में अभिकथन ए अभिकथन उसमें कहा है एक धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, यानी कि धारावाही चालक है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। क्यों करता है कारण भी बताया हुआ है। चुंबक क्षेत्र में वर्तमान वाहक कंडक्टर पर कार्यरत बल वर्तमान वाहन कंडक्टर और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच बातचीत के कारण होता है, जिसका कंडक्टर रखा जाता है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है 70वें में जो एक धारावाही चालक है वह चुंबकीय क्षेत्र में अधिक बल क्यों अनुभव करता है। तो इसलिए करता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जो वर्तमान वाहक होता है वह वाहक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच बातचीत यानी बातचीत होती है चुंबकीय क्षेत्र में, उसके द्वारा जो बल है उत्पन्न होते हैं। ये बताने की सकता है कि गलत है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा कि ए सत्य है, ए और दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है ये कारण वह एक ही स्पष्टीकरण नहीं है। कि ये गलत है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह दो चुंबकीय क्षेत्रों की बातचीत के कारण ही कंडक्टर में रखा जाता है और जो बल अनुभव होता है। तो इसका ये गलत आंसर होगा कि जो आर है वह गलत है और ए वह सही है। तो इसमें फिर बताऊं, इसमें कहा हुआ है कि एक धारावाही चालक है उसने चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव किया, वह क्यों किया इसके कारण ये बताना है कि यह इसका कारण है कि नहीं। तो ये गलत है, जो एक कारण है वह इसका नहीं है, ये किसी और चीज का कारण है। तो ये आपको बताया हुआ है, बस आपको ऑप्शन बताने क्या गलत है क्या सही है। तो 18वें में कहा है कि अभिकथन ए जो बेकिंग सोडा का उपयोग करने के बजाय बेकिंग पाउडर का उपयोग केक बनाने में क्यों किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर किसी के में आता है, तो इसको जो कर लेना कि अभिकथन है बेकिंग सोडे की बजाय हम बेकिंग पाउडर का क्यों उपयोग करते हैं केक बनाने में। तो कारण बताया बेकिंग पाउडर है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और कड़वा स्वाद हटा देता है। तो इसमें बताया हुआ जो बेकिंग सोडा में की बजाय हम बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो टार्ट्रिक एसिड होता है वह सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और कड़वा पर हटा देता है। तो ये एकदम सही है, इसमें आप लिख देंगे ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर है एक ही सही स्पष्टीकरण है। ये क्यों है कि जो केक बनाने में बेकिंग सोडे के स्थान पर बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें टार्ट्रिक होता है, वो एसिड जो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है वो कड़वा हटा देता है। तो इसका यही आंसर होगा। ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हम बेकिंग सोडे की बजाय बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप लिख देंगे कि केक बनाने में बेकिंग सोडे के स्थान पर बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक होता है
और एसिड जो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और कड़वा स्वाद हटा देता है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन रहने वाला है 19वां में आपका दिया होगा अभिकथन ए, जिसमें कहा है कम उम्र से ही वृद्धि हार्मोन के स्राव की विफलता से रोग में बौनापन आ जाता है। ये जो कम उम्र से ही वृद्धि हार्मोन है उसमें रोगों में बौनापन आ जाता है। क्यों आता है कम उम्र में ही बौनापन? वृद्धि हार्मोन शरीर के विकास और लंबी हड्डियों में विस्तार को उत्तेजित करता है। तो आपको बताना है ये सही है कि नहीं। तो ये करेक्ट आंसर है, जो आ रहा है वह एक सही व्याख्या है। ये क्यों है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है वह पिट्यूटरी ग्रंथि के अंग भाग द्वारा स्रावित होता है। जो ग्रोथ हार्मोन है वह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह शरीर के विकास को उत्तेजित करता है। कम उम्र से ही वृद्धि हार्मोन के स्राव की विफलता की बौनापन का कारण बनता है, जबकि बचपन से ही हम हार्मोन के अत्यधिक स्राव से गंजापन होता है। तो ये आप लिख देंगे परिभाषा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है। इसमें कहा है पतली थी बैग में प्लास्टिक के कंटेनर गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। इसका जो कारण है प्रकृति सरल हानिकारक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें तोड़ा जा सकता है। इसमें बताया हुआ है 20वें में अभिकथन दिया हुआ है पॉलीथीन बैग है, एक पॉलीथीन बैग लिया है और प्लास्टिक के कंटेनर है, उसमें ग्रे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। यानी जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक है, उसमें ग्रे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। ये क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक सरल हानिकारक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जा सकता। जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ए सच है लेकिन आ झूठे, क्यों है? क्योंकि पॉलीथीन बैग है और प्लास्टिक जैसे पदार्थ है वह चाहे होते हैं हम उसे कभी खत्म नहीं कर सकते ना तोड़ सकते हैं। जीवों को सरल हानि रहित पदार्थ में दलना एक पदार्थ जीवी सूक्ष्म द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद खंड बी, ये होगा आपका 21 से 26 प्रश्न होंगे। इसमें 3 लगू यानी 2 अंक के प्रश्न होंगे 21 से 26 खंड बी में। इसमें आपको इस प्रकार से दिए होंगे। ये क्वेश्चन 21वां, इसमें कहा होगा साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का क्या नुकसान है। तो 21वें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का क्या नुकसान है। तो इसमें आप लिख देंगे उत्तर कि कुछ अपमार्जक होते हैं, अजैव होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। वो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा भी विभाजित नहीं होते, न ही विघटित होते हैं। इसी कारण जो डिटर्जेंट है वह झीलों और नदियों को दूषित कर देता है। तब ये इसका आंसर लिख देंगे 2 नंबर के में। हो सके तो पॉइंट बना के लिखना, 3 से 4 पॉइंट लिख देना, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अथवा में आपको इस प्रकार से ये ऑप्शन दिया होगा। इसमें अथवा लिखा होगा या और लिखा होगा, दोनों में से एक लिखा होगा। तो इसमें कहा होगा कि उस अभिक्रिया का नाम बताना है हमें जो सांद्रण की उपस्थिति में एथेनॉल अम्ल और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करती है। हमें इस अभिक्रिया का नाम बताना जो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करती है, और हमें उत्पाद का भी नाम बताना है कि कौन सा उत्पाद है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा कि जब हम एथेनॉल एसिड सांद्रण की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो H2SO4 प्रतिक्रिया को एस्टिफिकेशन कहा जाता है। यानी एस्टिफिकेशन अभिक्रिया का नाम है, इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एथेनॉल एसिड सांद्रण की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करता है और H2SO4 प्रक्रिया को एस्टिफिकेशन कहा जाता है। और हमें उत्पाद का नाम बताना तो वह है कि इस प्रतिक्रिया उत्पाद में बनते हैं और एथेनॉल, इथेनॉल और पानी सांद्रण। तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद हमें इस प्रकार से इसकी परिभाषा भी ये लिख देंगे फॉर्मूला CH3CHO COOH प्लस CH3CHOE3 और ये ना ये नीचे आएगा। तो टाइपिंग में नहीं आया था तो हमने इसकी साइड में लिख दिया, तो ऐसे नीचे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लिख देंगे सेम। उसके बाद 22वां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मधुमेह वाला, ये आप कहा सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे जो करना, इसमें कहा हुआ है मधुमेह के कुछ रोगियों का इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। वैसे में क्या मधुमेह का इलाज है कुछ रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें उत्तर लिखेंगे क्योंकि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वह अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसमें कहा हुआ इंसुलिन हार्मोन है वह
अग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं और हमारे शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह रोगियों में यह आवश्यक मात्रा में स्रावित नहीं होती, यानी आवश्यक मात्रा में यह नहीं पाया जाता मधुमेह वाले रोगियों में, इसलिए रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इस तरह वह बढ़ जाता है और विभिन्न हानिकारक प्रभावों का कारण बनता है। तो इन प्रभावों को रोकने के लिए मधुमेह के कुछ रोगी रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन देकर इलाज किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें आंसर लिखेंगे कि जो इंसुलिन हार्मोन है वह अग्नि से दवा स्रावित होती है और रक्त में शर्करा को नियंत्रित करते हैं और मधुमेह रोगियों में यह आवश्यक मात्रा में स्रावित होता है और वह बहुत अधिक हो जाता है, अधिक फैल जाता है शर्करा वो मधुमेह रोगियों में, इसलिए उसे कम करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, ताकि जो शर्करा है स्तर को कम कर सके। तो ये इसका आंसर लिख देंगे 22वें का। उसके बाद 23वें आपको इस प्रकार से दिया होगा, इसमें आपको बताना है कीटनाशकों को सेवन को कम करने के लिए कुछ तरीके बताइए जिन्हें लागू किया जा सकता है। यानी कीटनाशक है उसके सेवन को कम करने के लिए हमें तरीके बताने हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट में लिखेंगे, जैसे मैंने पॉइंट में लिखी है। तो इसमें 3 से 4 लिख देंगे, 4 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे कीटनाशक के सेवन को कम करने के निम्नलिखित तरीके हैं। इनमें लिख के आप पॉइंट में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को लिख के और निम्नलिखित के उसके आगे ये पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, तो आपके पॉइंट नंबर देगा। इसमें कीटनाशक का प्रयोग कम करे और कीटों को नियंत्रित करने के लिए अन्य तरीके का इस्तेमाल करें। यानी कीटनाशक का प्रयोग कम करना चाहिए हमें और नए तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। धुले हुए फल है और सब्जियां खाना वो हानिकारक कीटनाशक को दे देना, यानी हमें जो फल है उन्हें धो देना चाहिए। और एक हानिकारक रसायन के जैव अपवर्तन के रूप में शाकाहारी भोजन की आदतों को विकसित करना पौष्टिक स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ता है। जो शाकाहारी है वो मांस है वो वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे पॉइंट, ज़्यादा नहीं 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर इतने लंबे लिखोगे तो आपके 3 पॉइंट में लिख देना, उसी में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और 24वें क्वेश्चन आपको कहा है पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। जो पारितंत्र होता है उसमें अपघटकों की भूमिका हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप लिखेंगे अपघटकों में बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव शामिल है। यानी जो अपघटक है उसमें बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव शामिल है जो मृत अवशेषों को तोड़कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और जो पौधे और पशु मृत पौधों और जानवरों के शरीर से कार्बन पदार्थ या बायोमास को तोड़ने में मदद करता है। यानी जो पारितंत्र है वह बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों में शामिल होता है और जो मृत शरीर होते हैं जीवों के, पौधों के, पशुओं के मृत शरीर से कार्बन पदार्थ व बायोटिक को तोड़ने में मदद करता है। तो इसमें सरल अकार्बनिक कच्चा माल जैसे CO2, H2 जैसे कुछ पौष्टिक तत्व है। तो इस प्रकार से आप ये परिभाषा लिख देंगे। 25वें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। हमें लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है और इसकी इकाई बतानी है कि लेंस की इकाई क्या है। एक विद्यार्थी है वो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस तथा दूसरा छात्र है 50 सेंटीमीटर का लेंस प्रयोग करते हैं। यानी हमें 2 छात्र दिए हुए हैं, जो एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करते हैं और दूसरा छात्र वह 50 सेंटीमीटर के लेंस का प्रयोग करता है। तो इसकी प्रकृति बतानी है क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि जो लेंस है, लेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली अपीसन और विचलन की डिग्री को लेंस की शक्ति कहा जाता है। जो लेंस की शक्ति होती है वह लेंस द्वारा प्रदान, इसी परिभाषा में आपको लिखना है और किसी परिभाषा में लिखेंगे नहीं, आप इसी परिभाषा में लिखना है कि लेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली अपीसन और विचलन की डिग्री को लेंस की शक्ति कहा जाता है। और लेंस की जो शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर होती है, यानी जो लेंस की इकाई होती है वह डायोप्टर होती है। तो ये हमेशा याद रखना। जो पहला विद्यार्थी है द्वारा उपयोग किए गए लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए यह एक उत्तल लेंस है। जो पहला छात्र है उसकी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो इसलिए पहले छात्र के पास उत्तल लेंस है और दूसरे छात्र का लेंस A है। तो हम अवतल लेंस है, इसमें हम जो P है वो होगा 1/f इक्वल में 1/0.52। जो शक्ति होगी वह +2 होगी पहले
अंतिम छात्र के पास, और जो दूसरा छात्र होगा उसके पास -2 होगी। इस प्रकार से आपको दिया होगा, और इसमें भी आपको 8वें में ऑप्शन दिया होगा, यानी 25वें में आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे। आपको जो आसान लगे वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाते हुए लाइन सूत्र लिखना। में प्रतीकों का अर्थ बताना है और हमें सूत्र लिखते हुए जाना है। तो किसी लेंस की वास्तविक दूरी u है, किसी लेंस की वास्तविक दूरी u है, प्रतिबंध की दूरी v है, और फोकस दूरी है वो f है। तो संबंधित समीकरण के लेंस सूत्र कहते हैं। तो हम समीकरण को लेंस सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंस की वास्तविक दूरी u है और प्रकृति की दूरी v है और फोकस दूरी f है। तो हम इसे फॉर्मूले में लिख देंगे इस प्रकार से कि 1/v माइनस में 1/u इक्वल में 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये लिख देंगे बस। और 26वें में आपको इस प्रकार से बताना है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद खंड सी में आपका 27 से 33 क्वेश्चन होंगे, सारे 3 अंक के होंगे, यानी 27 से 33 के सारे 3-3 अंक के होंगे। इसमें आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, इसमें आपको पॉइंटों में दिया होगा कि 3 पॉइंट दिए होंगे। इस प्रकार से आपको 2 से 3 पॉइंट दिए, उनको बताना है क्या होगा। तो हमें ये जो दी हुई है, हमें इस प्रक्रिया का नाम बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है। तो इसमें आप प्रक्रिया का नाम बता देंगे। जो पहली है विस्थापन प्रक्रिया है। अगर आपने विस्थापन प्रक्रिया लिखा तो 1.5 नंबर का ही होगा। बस आप प्रक्रिया का नाम भी लिख दोगे तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमें प्रक्रिया पूरी बतानी है। प्रक्रिया लिखने के बाद हमें 1 नंबर का मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका पूरा रहने वाला है 27वां क्वेश्चन। उसके बाद 28वें में होगा कि एक कांच के गिलास में पानी में डूबी पेंसिल हवा और पानी के अंतर पृष्ठ पर मुड़ी हुई है प्रतीत होती है। यदि हम पानी के स्थान पर मिट्टी के तेल या तार पीन जैसी द्रवों का प्रयोग करें तो क्या पेंसिल उतनी ही झुक जाएगी? हमें ये बताना है कि जब कांच के गिलास में मैंने पेंसिल रखी तो वो झुकी दिख रही है, तो अगर हम उसमें मिट्टी या के तेल या तार पीन का प्रयोग करेंगे तो वो उतनी दिखाई देगी। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल हवा और पानी के अंतरपृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी प्रकाश के कारण ही जो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है, और तरल और अपरिवर्तित सूचना पर निर्भर करता है। मिट्टी, तेल है और पानी अन्य तरल पदार्थ के अपवर्तन और सूचनांक अलग अलग होते हैं, यानी सूचनांक अलग होते हैं, इसलिए वह अलग अलग दिखाई देगी मुड़ी हुई। यस आप लिख देंगे। उसके बाद 29वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, अथवा में दिए होंगे, अथवा लिखा होगा या और लिखा होगा। इसमें आपको बताना है कि जीवाश्मों की 3 महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है हमें। जो जीवाश्म में होते हैं उसमें 3 विशेषता बतानी है जो विकास के अध्ययन में सहायता करते हैं। विकास के अध्ययन में जो सहायता करते हैं हमें वह 3 महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता है कि जीव प्राचीन प्रजाति के संरक्षण के तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो प्रजाति होती है जीव प्राचीन की प्रजाति होती है वह संरक्षण के तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा होगा जीवाश्म जीवों और उनके पूर्वजों के बीच विकासवादी लक्षणों को स्थापित करने में मदद करते हैं, यानी जो जीवाश्म जीव होते हैं वह विकासवादी लक्षणों को स्थापित करते हैं और मदद करते हैं। और तीसरे में भी इस प्रकार से लिख देंगे कि वह प्रजाति रहती है और जीव कितने पुराने हैं, ये सब पॉइंट लिख देंगे। आखिर में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा तो आप कर देंगे। 32वां ये प्रिज्म वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे प्रिज्म में अलग अलग किरणों अलग अलग क्यों विचलित होती है, विचलित क्यों होती है प्रिज्म में। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य प्रिज्म में अलग अलग तरीकों से विचलित होती है क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तित कोण अलग अलग होते हैं। तब यही पूरा लिख देंगे, जिधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद 31वां क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही रहने वाला है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आपको पेपर में कुछ छोड़ के नहीं आना, सारे करके आने हैं। उसके बाद 37वें क्वेश्चन में भी आप जो आपका 32वां क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। उसके बाद आपका होगा 33वां क्वेश्चन ओजोन परत। ये आपका आएगा, जरूर आएगा कि ओजोन परत को नुकसान चिंता का कारण क्यों है और इसके कारण क्या है और इसकी स्थिति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमें बताना है ओजोन परत है उसमें नुकसान और चिंता का कारण क्यों है, ये सब बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे ओजोन परत को नुकसान चिंता का कारण यह है क्योंकि ओजोन परत वह पृथ्वी की सतह को सूरज से हानिकारक किरणों को रोकता है। पहले तो हम ये बताने कि ओजोन है वह हानिकारक किरणों को रोकता है जो मनुष्य में त्वचा कैंसर का कारण बनता है।
ये जो किरण है हमें त्वचा में कैंसर कारण बनते हैं, इसलिए जो ओजोन परत है वह उन किरणों को रोकती है। और उसके बाद हम इसमें लिख देंगे कि इन नुकसानों के सीमित करने के लिए उठाए गए कदम है कि कई विकासशील और विकसित देशों ने 1986 के स्तर पर CFC यानी CFC उत्पाद और उपयोग को स्थिर या सीमित करने के लिए UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार से आंसर होगा, आप लिख देंगे। उसके बाद खंडी, ये होगा आपका 34 से 36 5 अंक का। ये आपका 5 अंक के सारे क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, आप इतने बड़े बड़े में भी लिखेंगे, चाहे तो आप पॉइंट में लिखना, जैसे मैंने पॉइंट में लिखी है इसी पॉइंट में आपको लिखना है। और इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट में, वरना आप पैसेज में लिखेंगे। मेरी मान तो पॉइंट में लिखना, तभी आपको फायदा है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे अथवे में, इसमें आपके सभी में अथवे में ऑप्शन दिए होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो उस प्रकार से आप लिख देंगे। और जो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं कि वह है इम्पोर्टेंट है इसमें ये वाला पत्ती वाला, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना की विवेचना कीजिए। या आप कहा सकते हैं 5 नंबर में कि पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना की विवेचना करनी है हमें, तो इसमें आप यही सब लिख देंगे। एक विशिष्ट पत्ती का अनुप्रस्थ काट 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है, तो हम वो 3 भाग ये होती है। एपिडर्मिस लिख के, तो एपिडर्मिस की परिभाषा लिख देंगे, ये सेम टू सेम परिभाषा, चाहे तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे वीडियो को पॉज कर लें। उसके बाद सेकंड होती है परिणाम द्योतक, उसके बाद होती है शिराएं, ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद अगर डायग्राम भी बनाओगे तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे डायग्राम के। उसके बाद 36वां क्वेश्चन इसी प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद आपका होगा खंडी, खंडी होगा 37 से 39, ये होगा आपका 4 अंक का, ये होगा केस आधारित यानी पैसेज वाइज। जो 37वां क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको पैसेज दिया होगा, इसमें एक विद्युत उपकरण जो खपत की जाने वाली विद्युत ऊर्जा है उसकी शक्ति रेटिंग के गुण सूत्र और उस समय के लिए दी जाती है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब बताया हुआ है, ऐसे मात्रा बताया हुआ है। जो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा होता है वह जूल होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे कि हीटर द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ई है, हीटर द्वारा जो ऊर्जा छोड़ी गई है वह ई है। जब हीटर में संचालन का समय 2 गुना हो जाता है तो ऊर्जा का श्रेय क्या होगा, तो हमें ऊर्जा का श्रेय बताना है। तो इसमें होगा ये होगा, ऐसे लिख देंगे ई, तो इस प्रकार से बना देंगे। और टी यह लिखना जरूरी है। जब हीटर के संचालन का समय 2 गुना हो जाता है तो ऊर्जा का श्रेय 2 गुना हो जाता है, ये सब लिख देंगे। उसके बाद एक लैंप की शक्ति 60 है, एक लैंप की शक्ति 60 W है, तो 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो हमें दी हुई है P दिया हुआ है 60 वॉट 1 मिनट में, तो हमें बताने की 1 मिनट में कितनी ऊर्जा होगी, तो हमें 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और 60 से, तो इक्वल आ जाएगा 3600 जूल। तो इसका आंसर होगा। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको कर लेने। अब 38 में भी आपको इस प्रकार से दिए होंगे, लक्षण बताने हैं और पैसेज दिए होंगे, आप कर लेंगे। यही आपके सारे क्वेश्चन से रहने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बस कमेंट में लिख देना। आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर करते जाएंगे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।